वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर स्टूडेंट्स। सो अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। हमें इतना पता है कि जिस वायर के थ्रू बैटरी कनेक्टेड नहीं है उसमें करंट जीरो है, और जिसके थ्रू बैटरी कनेक्टेड है उसके थ्रू करंट की वैल्यू नॉन जीरो है, उसके थ्रू करंट फ्लो करता है। अब हम इसका रीज़न समझेंगे। देखो, अगर मैं वायर के क्रॉस सेक्शन को मैग्नीफाई करके बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इस वायर के क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे एटम्स होंगे और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर यहाँ, पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नहीं होंगे। जैसा कि आपने +1 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा या फिर केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते, वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। कभी इधर गए, कोलिजन हुआ, फिर इधर गए, फिर आपस में कोलिजन हुआ, फिर इधर गए, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, इधर गए, फिर कोलिजन हुआ, फिर इधर गए। तो वो रैंडमली रैंडम डायरेक्शंस में रैंडम वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं। सिमिलरली मेटल के क्रॉस सेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रैंडम सेंस में मूव करता रहेगा। उसका रैंडमली मूव करने का रीज़न ये है क्योंकि कोई बैटरी नहीं है तो उसको कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं मिल रही, तो वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता रहेगा। और क्योंकि ऑन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ से आ सकते हैं ना यहाँ से जा सकते हैं, तो नेट करंट आएगा ज़ीरो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो देखो, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट अस हैव n इलेक्ट्रॉन्स, तो एक की वेलोसिटी है सपोज करो u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u2, तीसरे की है u3, एंड लास्ट nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है un वेक्टर। तो अगर मैं आपसे इनकी एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो वो क्या बन जाएगी? v एवरेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस अप टू un वेक्टर अपॉन n। ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज, सबका सम किया अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का सम करो, नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड करो, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर भी जा रहे होंगे, तो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिकॉज बैटरी कनेक्ट किए बिना कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इस केस पे आते हैं, व्हेन द सर्किट इज हैविंग अ बैटरी। तो देखो, इस केस में क्या होता है, क्योंकि सर्किट में बैटरी है तो अब इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। सपोज करो हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया, इसको हमने यहाँ पे बना लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन में भी बहुत सारे एटम्स हैं, बट इसमें एक दिक्कत है। देखो, ये हायर पोटेंशियल है तो ये हिस्सा हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये हिस्सा लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। हम यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं। अब हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रॉन इस सेंस में मूव करने की कोशिश करता है, बट इस बैटरी के कारण इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लगेगा, जो फोर्स इसको हायर पोटेंशियल की ओर पुश करेगा। इनफैक्ट वो फोर्स जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से है। तो मैं कहना ही चाहता हूं, अगर बैटरी ना होती तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ में जाता, बट बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद सपोज करें कोलिजन हुआ और इलेक्ट्रॉन ने इस सेंस में जाना था, तो बैटरी की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ बेंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, अगर पहले एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही थी तो अब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगी, पॉजिटिव टर्मिनल अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इस सेंस में जाने की कोशिश करेंगे। नाउ वी कैन से, अगर किसी की वेलोसिटी है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर,
v3 वेक्टर एंड सो ऑन vn वेक्टर। तो इन सभी वेलोसिटीज का जो एवरेज है वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ पॉजिटिव होगा। उसका पॉजिटिव होने का रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो पहले जीरो था तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से अब ये इस सेंस में मूव करेंगे, और मूव करने की वजह से इनकी वेलोसिटी के एवरेज नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक, अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो, हमें एक्चुअली अभी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिकल करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम ये फाइंड आउट करेंगे। और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी। सपोज करो हमारे पास एक वायर है, उस वायर का एक क्रॉस सेक्शन मैंने मैग्नीफाई करके बनाया है, जैसे मैंने पहले बनाया था ना, एक पतली सी वायर थी, उसके एक छोटे से क्रॉस सेक्शन को बड़ा किया, मैग्नीफाई किया। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन की लेंथ L है, एरिया A है, इसको मैंने मैग्नीफाई किया। ठीक है, तो इसके मैं कुछ टर्म्स समझूंगा। सबसे पहली टर्म है नंबर डेंसिटी, दैट इज N। इसका मतलब समझो। अब हमें इतना पता है कि मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, देयर मस्ट बी सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेयर। तो नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी। देयरफॉर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई कैपिटल B। याद रखना है, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? पर मीटर क्यूब। अच्छा, अगर मैं अब इसकी वैल्यू की बात करूं तो ऑन एन एवरेज इसकी जो वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर 28 टू 10 रेज टू द पावर 30 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के आसपास की होती है मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू इसके आसपास होती है, इंसुलेटर्स के लिए इसकी वैल्यू बेहद कम होती है। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब समझो। अब हमें इतना पता है कि ये जो मेटल का पीस है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज करो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। हमें ये भी पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाने की कोशिश करेंगे, सपोज करो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन हायर की ओर जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो रास्ते में एटम्स से तो टकराएंगे। टकराने की वजह से ये कंप्लीट स्ट्रेट तो जा नहीं सकते, तो इनको कोलिजन कर करके जिगजैग पाथ में जाना पड़ेगा। याद रखना है ये बात। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, ऐसा। इसका बाद भी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो कुछ ऐसा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? जब हम इन सबकी वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। सपोज करो मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर अप टू vn वेक्टर। तो उन सबका एवरेज आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस अप टू vn वेक्टर अपॉन n। इस क्वांटिटी को मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूंगा। ठीक है, सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, पहली बात इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं ना, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हायर पोटेंशियल की ओर होती है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर की होती है। सो यू कैन से अबाउट 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। यस, इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी इतनी छोटी क्यों है? तो इसका रीज़न सुनो। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कोलिजन सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स सफ़र करने की वजह से चाहे बैटरी इनको जितना मर्जी अट्रैक्ट करे, उसके बावजूद भी इनकी ऑन एन एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, बिकॉज हर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी रैंडम हो जाती है।
ये कोलिजन हुआ, इसके बाद वेलोसिटी किधर आएगी, इधर इधर इधर, हमें नहीं पता। यहाँ पे कोलिजन हुआ, इसके बाद वेलोसिटी इधर इधर इधर, किधर है, वी डोंट नो। तो इसकी वेलोसिटी हायर की ओर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतनी छोटी है, देखो कितनी छोटी स्पीड है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की स्पीड इतनी कम है तो हाउ कम करंट इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है। सपोज करो मुझे 10 एम्पियर करंट चाहिए, 15 एम्पियर करंट चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी पॉसिबल है तो करंट इतना ज़्यादा क्यों है? उसका रीज़न सुनो। उसका रीज़न ये है कि मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक 1 मीटर क्यूब अगर मैं वॉल्यूम लूँ तो उसमें 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स हैं मिनिमम। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से करंट ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज अगर करंट इनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से करंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म जो हम समझेंगे दैट इज कॉल्ड टॉ एवरेज। टॉ टॉर्क वाला टॉ है। इसका मतलब वैसे टॉर्क नहीं है, इसका मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन XATION, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम इंटरवल आफ्टर विच एन इलेक्ट्रॉन सफर्स अ कोलिजन। ध्यान से समझो, कितने टाइम बाद एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन सफर करेगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन ने n कोलिजन्स करे, ठीक है, और इसका हर कोलिजन का जो टाइम इंटरवल था वो था डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 एंड सो ऑन डेल्टा Tn। तो पहला कोलिजन इतने टाइम बाद हुआ, दूसरा इतने टाइम बाद हुआ, तीसरा इतने टाइम बाद हुआ, चौथा अगले टाइम बाद हुआ, और nth कोलिजन इतने टाइम बाद हुआ। तो ऑन एन एवरेज एक कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा? एक कोलिजन के लिए टाइम लगेगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस अप टू डेल्टा Tn अपॉन n, ठीक है। सभी टाइम इंटरवल्स का सम करो, डिवाइडेड बाय n करो, ये अपना टो एवरेज आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग है कि n कोलिजन्स के लिए जो टाइम लगा उन सभी टाइम इंटरवल्स का सम डिवाइडेड बाय n, ठीक है। So our next article is deriving an expression for drift velocity in terms of the potential difference across a battery, electronic charge, mass of an electron, and tau average. Tau average means average relaxation time between two collisions, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेटअप है, यहाँ हमारे पास एक बैटरी है, इसको एक L लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया। सपोज कर लो इस पॉइंट को मैं P बोल दूं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं Q बोल दूं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं Vp माइनस VQ इज इक्वल टू V। ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस वायर के अक्रॉस लग गया। इस कंडक्टर की लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। देखो पहली बात तो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने के लिए हमने सभी वेलोसिटीज़ का एवरेज लेना है। दूसरी बात यह है कि हमें जब पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी फॉर दिस इंडिकेशन, इट इज़ दिस डायरेक्शन। तो हमने उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जिस रेट पे वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। पहली बात तो ये है होगा क्या, बैटरी कनेक्ट करने से इस वायर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगा, जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा? बिकॉज याद करिए हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। भाई पोटेंशियल डिफरेंस है, लेंथ है, तो फील्ड तो जनरेट हो ही जाएगा। बल्कि कितना जनरेट होगा सुनो, फील्ड जनरेटिंग अक्रॉस PQ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू V बाई L। सो दिस इज द फील्ड अक्रॉस। और जहाँ तक बात रही डायरेक्शन की,
हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस सेंस में पैदा होगा, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो V/L है। आगे डिस्कस करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है तो हमें पता होना चाहिए दैट नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव opposite to the direction of the electrical field and positive charges move along the electrical field। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट इस सेंस में जाएंगे। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड ने चार्जेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना फोर्स अप्लाई हुआ, देन फोर्स अप्लाइड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू माइनस E इंटू E वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू माइनस E इंटू V/L, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी EV/L अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं। अच्छा, हमें फोर्स पता लग गया। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन, तो हमें पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट मास, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू EV/ml। अच्छा, ये तो मैंने लिख लिया मैग्नीट्यूड। ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है, बिकॉज फोर्स अपॉन मास करके मैग्नीट्यूड इतना आएगा, डायरेक्शन मैंने अभी नहीं लिखी। अगर मैं इसको डायरेक्शन को डिफाइन करूं तो देखो इलेक्ट्रॉन्स तो इस सेंस में जा रहे हैं ना, तो मैं इस डायरेक्शन को नाम दे सकता हूं। लेट अस डिफाइन दिस डायरेक्शन एज n कैप। तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू EV/ml n कैप। अब समझो, अब सिचुएशन में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। कहता लेट कर लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे हम यहां पे एक स्विच बना देते हैं, ठीक है, स्विच। कहता लेट कर लो टाइम इज इक्वल टू 0 पे जो स्विच था वो ओपन था, ठीक है, और लेट कर लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे स्विच जस्ट क्लोज हुआ। टाइम इक्वल टू 0 पे जो स्विच है अपना वो जस्ट क्लोज्ड हुआ। तो क्या सिचुएशन में चेंज आएगी? जब स्विच जस्ट ओपन था तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज थी u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर, और उनका जो एवरेज था हमें पता है कि v एवरेज या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनका एवरेज ही होती है। तो उसकी वैल्यू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस अप टू un वेक्टर अपॉन n, इसकी वैल्यू आ गई 0। ये हमें याद रखना है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये हमने पहले भी डिस्कस करी थी, पहले भी डिराइव करी थी। टाइम इक्वल टू 0 पे सब कुछ चेंज हो गया, स्विच जस्ट क्लोज हुआ। अब जो पहला इलेक्ट्रॉन था जिसकी टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u1 वेक्टर थी, उसकी किसी टाइम इक्वल टू t तक वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? देखो काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन कहती है v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस at। तो पहले इलेक्ट्रॉन की किसी टाइम t पे वेलोसिटी बन जाएगी v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। a वेक्टर की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सही टाइम पे। अगर मैं आपसे दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछूं तो वो बन जाएगी v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू टी। तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी v3 इज इक्वल टू u3 प्लस at। सिमिलरली nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी un प्लस at, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसकी एवरेज पूछूं तो कितनी आती है? लेट अस कैलकुलेट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट आफ्टर टर्निंग ऑन द स्विच v एवरेज या फिर कह लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू समेशन vi 1 to n अपॉन n। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी तो ऐसी ही आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ऐसे ही आएगी। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी u1 वेक्टर प्लस at प्लस u2 वेक्टर प्लस at
प्लस लास्ट यू एन वेक्टर प्लस ए टी अपॉन एन, सबका एवरेज ऐसे ही करेंगे। तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई, देखो u1 वेक्टर u2 वेक्टर un को अलग कर लो, at 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 अलग कर लो, क्योंकि ये n टर्म्स हैं तो at भी n बार आएगा। तो ये बन जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस अप टू un वेक्टर अलग प्लस at इंटू n अलग अपॉन n, ठीक है। तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो vd बिकम्स इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस अप टू un वेक्टर अपॉन n अलग प्लस at इंटू एन अपॉन एन। देखो ये तो कट गया। अब इस क्वांटिटी की वैल्यू हमें पहले भी पता है, याद करो इक्वेशन 1 में हमने डिराइव किया था कि इनिशियल वेलोसिटीज का जो एवरेज है वो जीरो है, तो इसकी भी जो वैल्यू है वो बेसिकली जीरो हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट दिस थिंग इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो बेसिकली हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ग्राफ आया, वैल्यू आई, वो ए इंटू टी आई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका ग्राफ क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू तो मुझे पता है, मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ई बाय एम एल, सॉरी ई वी बाय एम एल इंटू टी, एन कैप इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसका ग्राफ पूछूं, लाइक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये इधर मेरे पास टाइम है और इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ग्राफ कैसा जाएगा? देखो y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स वाला ग्राफ है। सपोज करो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स होता, या 2 इंटू एक्स होता, या 3 इंटू एक्स होता, तो ग्राफ ऐसा जाता ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू, लाइक y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 आती वैल्यू। सपोज करो इसकी वैल्यू 2 होती, तो y इज इक्वल टू 2x, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता। तो मेरे कहने का भाव कि ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए। बट आप मुझे ये बताओ कि क्या वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी? क्या ग्राफ हमेशा बढ़ता रहेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती रहेगी या नहीं? इसका आंसर ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज करेगी, फिर दोबारा से जीरो हो जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी, फिर जीरो हो जाएगी, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि कोलिजन्स, देखो सपोज करो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी ऑन कर दिया, सपोज करो इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सीधा जा सकता है? नहीं, रास्ते में एटम्स आएंगे, कोलिजन्स होंगे। उसकी वजह से हम एक बार लेट कर लेते हैं कि ऑन एन एवरेज टाइम इज इक्वल टू टो एवरेज के बाद इसका कोलिजन हो जाता है, लेट कर लो। तो टाइम इज इक्वल टू टो एवरेज के बाद तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो गया। और आपको एक बात और पता है कि कोलिजन के बाद वेलोसिटीज रैंडम बन जाती हैं। रैंडम मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। एक बात और याद रखनी है कि रैंडम वैल्यूज का एवरेज जीरो होता है। वेलोसिटी अगर रैंडम है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट कुछ भी हो सकती है। तो ऑन एन एवरेज उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो कहने का मतलब ये कि कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी जीरो है, उसके बाद बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एंड अनटिल नेक्स्ट कोलिजन, मैक्सिमम होने के बाद कोलिजन होते ही फिर जीरो आ जाएगी, फिर कोलिजन, फिर बढ़ी, फिर जीरो, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये क्या है कि अगर मैं इसको टाइम इक्वल टू जीरो मानूँ, उसके बाद अगला कोलिजन और टाइम इक्वल टू 2, फिर अगला कोलिजन मैं मानूंगा 2 मुझे पता है कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद कोलिजन नहीं होता। अगर एक कोलिजन हो गया तो उसके बाद अगला कोलिजन कब होगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट हम ऑन एन एवरेज इसको मान रहे हैं कि हर टो टाइम बाद कोलिजन होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ है टाइम के साथ वो लगभग कुछ इस टाइप का बन जाता है। तो हेंस ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आई है, इसमें E यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, M है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और L है लेंथ ऑफ द वायर। इसमें T टाइम है।
टाइम की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी कुछ नहीं हो सकती। टाइम की वैल्यू को हमें जीरो से लेकर टो तक लिमिट करना पड़ेगा, फिर अगले 2 टो तक, फिर अगले 3 टो तक एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी का ऑन एन एवरेज कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जब हम टाइम की वैल्यू टो एवरेज के बराबर पुट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी EV/ml इंटू टो एवरेज, ठीक है। हेयर टो एवरेज इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सब के ऊपर डिपेंड क्यों करी। ध्यान से समझो। पहले पॉइंट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे डिपेंड क्यों करी। देखो, अगर किसी मटेरियल का चार्ज इंक्रीज करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू ही इंक्रीज करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो वो फास्टली मूव करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाएंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से वेलोसिटी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा रिलेशन आता है वी का। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कैसे है। सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा, तो हमें पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड जो होता है V/L वो भी ज़्यादा हो जाएगा। फील्ड ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्यों ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। थर्ड रिलेशन इज टो एवरेज। इसको ध्यान से सुनो। पहले हम ये समझेंगे कि टो एवरेज है क्या। टो एवरेज इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स। अगर टो एवरेज बढ़ेगा तो कोलिजन्स के बीच का टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब जो कोलिजन्स हैं वो और ज़्यादा लेट होने लगेंगे। रीजनिंग, अगर दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल बढ़ गया तो कोलिजन पहले अगर जल्दी जल्दी हो रहे थे तो अब लेट लेट होंगे, ठीक है। तो जब कोलिजन्स लेट होंगे तो वेलोसिटी को बढ़ने का मौका मिल जाएगा। लाइक पहले अगर इसी कोलिजन पे वेलोसिटी रुक गई, जीरो पे आ गई वापस, तो अब कोलिजन लेट होने की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज कर पाएगी, तो इससे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। फोर्थ रिलेशन इज विद मास। अब देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास। तो अगर मास इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन घटेगी, एक्सेलरेशन घटेगी तो वेलोसिटी भी घटेगी, हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मास से डिक्रीज करती है। फिफ्थ रिलेशन इज लेंथ। देखो, बेसिकली यहाँ पे रिलेशन ये है कि अगर हमारी लेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि V/L है वो कम हो जाएगा। फील्ड कम होने की वजह से फोर्स कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। दिस इज वाई मास और लेंथ नीचे हैं इक्वेशन में, और ई, वी और टो इक्वेशन के न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट्स पे। देखो, ये सभी क्वांटिटीज इतनी कॉमन है जिनकी यूनिट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मैंने आपको कहा है दिस इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, तो इसकी यूनिट हुई सेकंड, इसकी यूनिट हुई केजी, इसकी यूनिट हुई मीटर, ठीक है, लेंथ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट या फिर जाउल पर कूलम्ब। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की यूनिट होगी कूलम्ब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। अगर ड्रिफ्ट है तो क्या है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ याद रखना है। ऑल्सो आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को V/L लिया है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एक और इक्वेशन बना सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E, कैपिटल E अपॉन M इंटू टो एवरेज। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी। इसको समझो। मोबिलिटी का मतलब होता है मोबाइल होना, मूवेबल होना, जिसको आसानी से मूव करवाया जा सके, ठीक है। सपोज करो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैंने दो चार्जेस रखे, दोनों पे चार्ज Q दिया, दोनों पे सेम चार्ज है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, तो सोच के बताओ कौन सा जल्दी मूव करेगा। सोचो सोचो सोचो। देखो, क्योंकि चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, तो दोनों पे फोर्स लगेगा सेम, फोर्स होगा सेम। अब एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास,
तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी कम, एक्सेलरेशन कम होने की वजह से वेलोसिटी हो जाएगी कम। हेंस ये स्लो मूव करेगा, ये फास्ट मूव करेगा। तो मैं कहूँगा कि इसकी जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा है और इसकी जो मोबिलिटी है वो कम है, कम है। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन समझो। देखो इसके ऊपर बोर्ड्स में 1 मार्क क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द अप्लाइड फील्ड। याद रखना है, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इसकी वैल्यू बनी म्यू ई इज इक्वल टू वी डी बाई ई इज इक्वल टू, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू तो इतनी है, हम पुट कर देंगे ई बाई एम इंटू टू एवरेज अपॉन कैपिटल ई। कैंसल आउट करके ये वैल्यू बन जाएगी ई टो एवरेज बाई एम। अब ध्यान से समझो, मोबिलिटी की वैल्यू कर करा के इतनी आती है, तो ये बेसिकली डिपेंड किस पे करती है। देखो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू दुनिया में कोई मेटल, कोई मटेरियल, कोई टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं कर सकता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 द पावर -31 kg फिक्स है, तो इन दोनों का रेशियो भी फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली जो मोबिलिटी है वो अगर डिपेंड करी तो वो टो एवरेज पे करी, ये आपको याद रखना है। तो अगर हम टो एवरेज को इंक्रीज कर देंगे तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।